अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है लेसन 36। टॉपिक 211 देखें, कल्चर इन द क्लासरूम। ये बात जो है वो आउटर एक्सपेंडिंग सर्कल की जा रही है, जहाँ पर क्लासरूम्स में कल्चर क्या है कि हम काफ़ी टाइम से जो है वो एक पुराना कल्चर फ़ॉलो करते आ रहा है, जो कि एक एलियन कल्चर है। अब वो एलियन कल्चर किस तरह से है कि हमारी टेक्स्ट बुक जो हैं वो आज तक नहीं बदली, जो कि स्टिल अमेरिकन और ब्रिटिश कल्चर को फ़ॉलो कर रही हैं। उससे क्या होता है कि लर्नर्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। वो क्या होते हैं, वो अनफ़ेमिलियर होते हैं करैक्टर्स के साथ, टेक्स्ट बुक्स के साथ। तो इस तरह क्या होता है कि डिटैचमेंट पैदा होती है, डिटैचमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द लर्नर्स वर्ल्ड। उसके बाद जो टेक्स्ट बुक्स कंटेनिंग अननोन सेटिंग एंड अनफ़ेमिलियर करैक्टर्स, ठीक है। तो ये मसले काफ़ी टाइम से हैं और ये चलते आ रहे हैं। तो ये भी एक मसला है काफ़ी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाले लर्नर्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि नीड फॉर अ ग्लोकल टेक्स्ट बुक, यहाँ पर एक ग्लोकल टेक्स्ट बुक की ज़रूरत। ये जो ग्लोकल टेक्स्ट बुक है ये असल में बेस्ड करती है लोकल कल्चर ऑफ द लर्नर और साथ ही साथ नॉलेज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इन दोनों के ऊपर जो है ये ग्लोकल टेक्स्ट बुक जो है वो बेस्ड करता है, जो कि लर्नर्स के लिए कुछ हद तक आसानियाँ पैदा कर सकता है। उसके बाद नीड फॉर एन अवेयरनेस ऑफ इशू रिलेटेड टू वर्ल्ड इंग्लिशेस, तो इन सब की अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और ये भी फैक्टर्स ऐड करने चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि करंट स्टेटस एंड रोल ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश का अगर करंट स्टेटस देखा जाए तो आप लोग पीछे काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एक ये लिंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज के तौर पर वाइडली एक्सेप्ट की जा रही है। उसके अलावा यूज्ड इन डाइवर्स सेट, डाइवर्स मीन के डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट जगह पर ये यूज़ की जा रही है, डिफरेंट कल्चर्स इसको फॉलो करते हैं। उसके अलावा ये यूज़ की जाती है बिटवीन नॉन नेटिव स्पीकर्स। मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़, मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़ जो है वो ये शो कर रहा है कि ना सिर्फ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की आइडेंटिटी को शो करता है, बल्कि बहुत सारी डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो भी इससे अब बिलोंग करते हैं। इसलिए एक मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़ में भी एक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं कि मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़ ऑफ इंग्लिश में देखा जाए तो ये कोस्ट बनता है सोशो लिंग्विस्टिक शिफ्ट का। सोशो लिंग्विस्टिक शिफ्ट में क्या होता है कि जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं वो भी इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो इस तरह ये एक तरह से शिफ्ट बन गई है, ठीक है। सोशो लिंग्विस्टिक शिफ्ट बन गई है। उसके अलावा यहाँ जो लर्नर्स इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं उनमें इंटेग्रेटिवली मोटिवेशन नहीं होती, वो इंस्ट्रूमेंटली मोटिवेट होते हैं। अब यहाँ पर अप्रोप्रिएटिंग इंग्लिश फॉर डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि मुख्तलिफ कल्चर्स के लिए इसको हम अप्रोप्रिएट कैसे बना सकते हैं। अगर तो हम लोकल कल्चर्स को भी ऐड कर दें, उन लोगों के कल्चर को भी ऐड कर दें जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इस तरह वो जो है वो कम डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर सकता है लर्नर्स के लिए। ये जो कल्चरल गैप है ना, ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ पैदा करता है लर्नर्स के लिए, तो इसको भी कम करना चाहिए। तो इस पूरे टॉपिक में सिर्फ यही बताया गया है कि एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, जस्ट ईज़ी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक 212 आ जाता है। इसमें बताया हुआ है कि लॉट ऑफ डिफरेंसेस हैं इन रेटोरिकल कन्वेंशंस में। रेटोरिकल कन्वेंशंस में लॉट ऑफ डिफरेंसेस हैं। अब वो किस तरह से हैं यहाँ पर देखा जाए तो पहले उन्होंने बताया गोल ओरिएंटेड। अब गोल ओरिएंटेड ये शो कर रहा है कि इनर सर्कल्स की जो यूज़र्स होते हैं, जैसे कि नेटिव स्पीकर्स होते हैं, वो ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं। वो सिर्फ तभी बात करते हैं जब उनका कोई पर्पस होता है, ठीक है। वो बिला वजह या बहुत सारी फालतू की डिस्कशन नहीं करते, टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस करते हैं, टू द पॉइंट ही बात करते हैं, काफ़ी गोल ओरिएंटेड होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट का क्या मतलब शो करवा रहे हैं कि आउटर और एक्सपेंडिंग सर्कल से बिलोंग करने वाले लोग जो कि लिटिल इनडायरेक्ट होते हैं, जिनका कोई क्लियर कट पर्पस नहीं होता, तो वो तब भी बात करते चले जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह यूटिलिटेरियन भी यहाँ पर यही शो कर रहा है कि इन वेस्ट या इन इनर सर्कल कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो द कन्वेंशन ऑफ रेटोरिक आर प्योरली यूटिलिटेरियन। जब कोई उनको प्रैक्टिकल रीज़न हो या जब कोई इनका कोई प्रैक्टिकल पर्पस हो तभी वो बात करते हैं। और वहीं पर अगर बात की जाए आउटर एक्सपेंडिंग सर्कल यूज़र्स की, तो वो मोर डाइग्रेस होते हैं फ्रॉम द मेन पॉइंट। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर देते हैं। अब लाइक फॉर इंस्टेंट हमारे पास अगर अमेरिकन कल्चर है तो उनके अकॉर्डिंग वो हमसे माफ़ी मांगे अगर, तो इन अवर कल्चर हम उसको थोड़ा सा अजीब समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये कल्चर की बात होती है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर देती है। तो यहाँ पर उन्हें बताया डिस्कोर्स स्ट्रेटजीज़।
कल्चरल स्ट्रेटजीज़ में उन्होंने बताया है कि हमें जो है वो लोकल डिस्कोर्स स्ट्रेटजीज़ को भी डालना चाहिए, रेदर दैन कि सिर्फ इंग्लिश को ही फॉलो करते चले जाएं। अब यहाँ पर यही पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि क्या होता है कि क्लासेस में मोस्टली जो है वो एंग्लो अमेरिकन कल्चर, ब्रिटिश कल्चर, इन्हीं को फॉलो किया जाता है और इन्हीं को सुपीरियर माना जाता है, जबकि डिफरेंट कल्चर ऑफ वैराइटीज़ जो होती हैं या डिफरेंट कल्चरल वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश होती हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है या उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में सिर्फ यही था, आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। अब यहाँ टॉपिक 213 में उन्होंने बताया है, इस पूरे टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि क्या एफ़र्ट्स की गई थी वर्ल्ड इंग्लिशेस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इंग्लिश क्लासरूम्स में या इंग्लिश टीचिंग क्लासरूम में, ठीक है, जहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती थी। तो अब यहाँ उन्होंने बताया है कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश अमंग एक्सपेंडिंग सर्कल लर्नर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थे कि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश जो थी उसकी अवेयरनेस की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, ठीक है। ओनली इनर सर्कल इंग्लिश फाइंड रिप्रेजेंटेशन इन टेक्स्ट बुक, अगर टेक्स्ट बुक की भी बात की जाए तो उन सब में भी सिर्फ और सिर्फ इनर सर्कल वैराइटीज़ को या टेक्स्ट बुक में भी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही फॉलो किया जाता था, उसी एलियन कल्चर को ही फॉलो किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस जो है वो यूज़ की गई थी, जिसमें जो है वो अवेयरनेस ऐड की गई थी बिटवीन लोकल और नेशनल वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश एंड इंटरनेशनल इंग्लिश। अब यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी 1987 में, बॉमगार्डनर स्टडी ऑफ पाकिस्तानी इंग्लिश, यानी कि एक पाकिस्तानी इंग्लिश स्पीकर और एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर की जो है वो स्टडी को कंडक्ट किया गया था अवेयरनेस पैदा करने के लिए अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन टू वैराइटीज़। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको एक एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, बाकी ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट पे एक पॉइंट है जिसमें उन्होंने बताया कि डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश टू बी व्यूड एज लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ इन कॉन्स्टेंट चेंज एंड स्प्रेड, ठीक है। बाकी इसमें यही बताया गया है कि यहाँ पर जो है वो कुछ चेंजिंग्स की गई थी, कुछ एफर्ट्स की गई थी वर्ड इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। उसके बाद टॉपिक 214 देखें। अब टॉपिक 214 जो है वो इसमें हमने ये पढ़ना है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम में वर्ल्ड इंग्लिशेस की वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना क्यों ज़रूरी था, क्यों यहाँ पर ऐसी डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही थी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे या लर्नर्स जो थे वो पहले से ही एक एलियन कल्चर के आदी थे, तो वो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश को देख के जो है वो शॉक्ड हो गए। तो यहाँ पर बताया कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंग्लिश इज़ इनकम्प्लीट विदाउट एन अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़। तो अगर हम एक सिंगल वैरायटी को ही पकड़ लें तो उसके साथ क्या होता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंग्लिश जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ पर बताया है कि वो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश को देख के स्टूडेंट लाइकली टू बी शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड व्हेन फेसिंग डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश। उसके बाद क्या होता था कि इंग्लिश को जो है वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वैरायटी ऑफ इंग्लिश समझा जाता था, तो इस तरह जो डिफरेंट वैराइटीज़ या डिफरेंट कल्चर के लोग थे, लोग उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते थे। मोस्टली इनर सर्कल वैराइटीज़ के लोग या इनर सर्कल कल्चर के लोग जो होते थे वो उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते थे। और अभी भी ऐसा ही होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है रादर दैन डिफरेंट आप कह सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश को समझा भी नहीं जाता, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास यूज़ ऑफ L2 इन क्लासरूम आ जाएगा कि अर्ली लैंग्वेज टीचिंग मेथड डिस्करेज द यूज़ ऑफ मदर टंग इन क्लासरूम, यानी कि जो पहले अर्ली स्टडीज़ थी वो क्या करते थे कि वो डिस्करेज करते थे द यूज़ ऑफ मदर टंग इन द क्लासरूम। उसके अलावा इंग्लिश टू बी टॉट बेस्ट थ्रू इंग्लिश, ठीक है। तो वो कहते थे कि इंग्लिश के थ्रू ही सीखी जा सकती है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही करना ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन क्या है कि उन्होंने बताया यहाँ पर कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कंसीडर्ड सिमिलर टू फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इन SLA, यानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ उन्होंने बताया है कि इसी तरह कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग मदर टंग को यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, या फिर मदर टंग जो होती है वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। उससे क्या होता है कि आपको सेकंड लैंग्वेज सीखते हुए उसके ग्रामर सीखने में आसानियाँ पैदा होती हैं। तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। ये लास्ट पे उन्होंने बताया कि सेवरल लैंग्वेज टीचिंग मेथड फेवर द यूज़ ऑफ मदर टंग फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। मदर टंग कंसिडर्ड अ यूज़फुल टूल इन द इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम, ठीक है। उसके बाद 216 टॉपिक में देखें L2 इन द क्लासरूम एंड नॉन नेटिव एजुकेटर।
अब यहाँ पर टॉपिक 216 में उन्होंने बताया है कि बायलिंगुअलिज्म जो है वो एक मोर यूज़फुल टूल होना चाहिए। लाइक मोस्टली रिसर्चर्स को ऐसा लगता था या मोस्टली एजुकेटर को ऐसा लगता था कि रेदर देन आप लोग मोनोलिंगुअल बने, आपको बायलिंगुअल पर्सन होना चाहिए, बायलिंगुअलिज्म होनी चाहिए आप में। आपको अपनी मदर टंग भी यूज़ करनी चाहिए और आपको सेकेंड लैंग्वेज को भी यूज़ करना चाहिए या टारगेट लैंग्वेज को भी यूज़ करना चाहिए। हर लैंग्वेज की अवेयरनेस होना ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर नेटिव यस नॉन नेटिव एजुकेटर के बारे में बताया गया है कि मोस्टली लोग जो थे वो प्रेफर करते थे नेटिव टीचर को। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ज़्यादा प्रोफिशिएंट है और ये एरर नहीं कर सकता और इससे हम इंग्लिश जो है वो बेटर वे में सीख सकेंगे। लेकिन वहीं पर मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपने वो नहीं वॉच किया उसे वॉच करें, कि जो एक नेटिव स्पीकर होता है वो उन एक्सपीरियंसेस से, उन स्टेजेस से गुजर कर नहीं आता, तो उसके इतने वेल एक्सपीरियंस नहीं होते जिससे इंसान फ़ायदा उठा सके। और वहीं पर वो स्पीकर जो कि हमारी स्टेजेस से गुजर कर आया हो वो हमें ज़्यादा बेटर वे में इंग्लिश सिखा सकता है और उस एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। कोशिश तो कर रही हूँ मैं कि आप लोगों के फाइनल टर्म से पहले पहले मैं लेक्चर अपलोड कर दूँ। बाकी टाइम की थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, इसलिए काइंडली एक्सेप्ट कीजिएगा। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।